नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आधुनिक भारतीय इतिहास की कक्षाओं में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में। जहाँ पिछली क्लास में हमने सिख धर्म के बारे में बात की थी, सिखिज़्म के बारे में डिस्कस किया। जहाँ हमने जाना था कि सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हुए। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब या आदि ग्रंथ को ही गुरु मान लिया गया और गुरु की परंपरा इस तरह आगे बढ़ी। ठीक है, कल की क्लास को एक बार हम रिकॉल करेंगे और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे दिलीप सिंह के शासन के समय, महाराजा दिलीप सिंह के शासन के समय अंग्रेजों ने या लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। अर्थात आज की ही क्लास में हम दो एंग्लो सिख वॉर के बारे में पढ़ेंगे, आंग्ल सिख युद्ध की चर्चा करें। पहले एक बार देख लेते हैं, कुछ एक दो पॉइंट कल की क्लास में छूट गए थे, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने चर्चा की थी गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सिख धर्म के संस्थापक थे और पहले गुरु थे। इनका जन्म ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था और इनका जो देहांत है वो करतारपुर डेरा बाबा पाकिस्तान में हुआ था। हमने इनके बारे में जाना था कि इन्होंने जपूजी साहिब और आसा दीवार की रचना की, लंगर व्यवस्था की शुरुआत की, एक ओमकार अर्थात ईश्वर एक है ये अवधारणा इन्होंने दी। चार प्रमुख उदासियां इनके द्वारा की गई, भारत, तिब्बत, श्रीलंका, अरब और फारस। एक लाइन जो छूट गई थी वो ये है प्यारे दोस्तों कि एक पुस्तक है जन्म साखी। जन्म साखी में गुरु नानक देव जी का जीवन चरित्र दिया गया है। जो पुस्तक है जन्म साखी, इसमें गुरु नानक देव जी का जीवन चरित्र बताया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर हम आगे बढ़े थे, हमने गुरु अंगद जी के बारे में पढ़ा था, जाना था कि इनका मूल नाम लहणा था। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। फिर हमने गुरु अमरदास जी के बारे में पढ़ा, जाना हमने इनके बारे में कि इन्होंने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह इन सब का विरोध किया। गोइंदवाल साहब में वैशाखी मेले की परंपरा की शुरुआत की गई। मंजी प्रथा इनके द्वारा शुरू की गई और मंजी प्रथा के तहत इन्होंने 22 धार्मिक केंद्र बनाए, जिन्हें मंजियां कहा जाता था। इन्होंने अकबर ने गुरु अमरदास जी से आकर के मुलाकात की और गुरु अमरदास जी की पुत्री बीबी भानी को गांव भी दान में किए। इनके द्वारा एक नई विवाह पद्धति को शुरू किया गया था, जिसे लवन कहा जाता है। फिर हम आगे बढ़े, हमने गुरु रामदास जी के बारे में पढ़ा। गुरु रामदास जी जो हैं वो गुरु अमरदास जी के दामाद थे। गुरु रामदास जी का सबसे मुख्य कार्य जो है कि इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। इन्होंने अमृतसर का फाउंडेशन या अमृतसर की स्थापना इनके द्वारा की गई। इन्हीं के समय हरमिंदर साहिब जी स्वर्ण मंदिर जो है, हरमिंदर साहिब जी स्वर्ण मंदिर निर्माण शुरू हुआ था और अमृत सरोवर यहाँ पर है। लावा नाम के चार भजन गुरु पद को पैतृक बनाया और मसंद प्रथा की शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मसंद प्रथा की जो शुरुआत है वो गुरु रामदास जी के द्वारा की गई थी और मंजी प्रथा की शुरुआत गुरु अमरदास जी के द्वारा की गई थी। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद जी के द्वारा विकसित की गई थी। संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं और जन्म साखी में उनके जीवन चरित्र को बताया गया है। फिर हमने गुरु अर्जुन देव जी के बारे में पढ़ा। यहाँ से गुरु का पद पैतृक हो चुका था। गुरु रामदास जी के बाद उनके बेटे गुरु अर्जुन देव अगले गुरु बनते हैं और पैतृक पद की शुरुआत होती है। यह पद यहाँ से पैतृक हो गया था प्यारे दोस्तों। गुरु अर्जुन देव जी के समय आदि ग्रंथ का संकलन किया गया, यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब, जिसमें सभी महान लोगों के विचारों का संकलन है, चाहे वो कबीरदास जी हो, नामदेव जी हो, रैदास जी हो, इन सभी के विचारों का संकलन इसमें किया गया है। इनके समय हरमिंदर साहब, इन्हीं की देखरेख में, जो हरमिंदर साहिब जी हैं या स्वर्ण मंदिर है, इन्हीं की देखरेख में पूरा निर्माण हुआ स्वर्ण मंदिर का। इन्हीं के कार्यकाल में पूरा निर्माण हुआ। इन्होंने
अनिवार्य आध्यात्मिक कर लगाया और तरन तारण नाम के शहर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव जी के बारे में हमने यह भी पढ़ा था कि यहीं से मुगल और सिख राइवलरी की शुरुआत होती है, क्योंकि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी पर आरोप लगाया कि वो उनके विद्रोही बेटे खुसरो को मदद कर रहे हैं। इस वजह से लाहौर में उनको गिरफ्तार किया गया, बहुत कठोर यातनाएं दी गईं और उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े थे, हमने गुरु हरगोविंद जी के बारे में पढ़ा। अब यहां से आप देखेंगे कि जैसे ही जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव की हत्या की जाएगी, सिख धर्म का स्वरूप भी बदल जाएगा। अब सिख धर्म अध्यात्म के साथ साथ प्यारे दोस्तों सैन्य क्षमताओं को भी विकसित करेगा, और इसीलिए गुरु हरगोविंद जी के द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की। गुरु हरगोविंद जी के द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, हमने गुरु हरराय जी के बारे में पढ़ा। ये शांति प्रिय थे, इनका कोई संघर्ष नहीं हुआ। हालांकि ये चाहते थे कि दारा शिकोह जो है, शाहजहां के बाद अगला बादशाह दारा शिकोह बने, पर ऐसा कोई एसोसिएशन दारा शिकोह के साथ नहीं था। लेकिन गुरु हरराय जी के दो पुत्र हुए, गुरु हरकिशन और गुरु राम राय। इनके बीच में बेदी सोडी का विवाद हुआ था। देखिए, गुरु हरकिशन तो बहुत छोटे थे, मात्र 5 वर्ष के थे। इन्हें बाला साहिब भी कहा जाता है। सबसे कम उम्र में जो गुरु बने थे वो गुरु हरकिशन ही थे। ठीक है, फिर हमने गुरु तेग बहादुर जी के बारे में पढ़ा, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। ये सवाल बिल्कुल सीधा पूछा जाता है कि किसे हिंद की चादर कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर। इन्होंने कश्मीर के पंडितों की रक्षा के लिए औरंगजेब से लड़ाई मोल ली और आनंदपुर साहब की स्थापना इनके द्वारा की गई। 1675 में औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या दिल्ली में करवा दी गई और दिल्ली में वहीं पर आज शीशगंज गुरुद्वारा स्थित है। इसके बाद आते हैं अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है इनका, बहुत ही प्रसिद्ध, जो कई जगह आपने सुना भी होगा प्यारे दोस्तों। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हमने जाना कि इनका जन्म पटना में हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। याद रखना, आनंदपुर साहिब में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 को वैशाखी वाले दिन की थी। ठीक है, संत सिपाही और पंच प्यारे की अवधारणा इनके द्वारा विकसित की गई। इन्होंने कहा कि पुरुषों को अपने नाम के पीछे सह और स्त्रियों को अपने नाम के पीछे कौर लगाना चाहिए। 5 करार की अवधारणा दी, केश, कच्छा, कंघा, कढ़ा और कृपाण, ये अनिवार्य कर दिया। पाहुल नाम के त्योहार की शुरुआत की। इन्होंने 10वीं ग्रंथ लिखा, जप साहिब, जफरनामा में वो सारे पत्रों का संकलन था जो इन्होंने औरंगजेब को लिखे थे। इनकी आत्मकथा थी, विचित्र नाटक। ठीक है, दमदमा साहिब को गुरुओं की काशी कहा जाता है, क्योंकि दमदमा साहिब में ही गुरु गोविंद सिंह ने आखिरी बार आदि ग्रंथ का संकलन किया था, या गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था। ठीक है, बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया था। इनके चारों पुत्र साहिबजादों ने बलिदान दिया। अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सिरहिंद में दीवाल में चुनवा दिया गया था। 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में एक पठान अजीम खान के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। ठीक, एक टॉपिक और रह गया था। अब उम्मीद है कि पूरा रिवीजन हो गया होगा, जो भी हमने कल पढ़ा था वो सारी बातें रिकॉल हो गई होंगी। आपने बढ़िया तरीके से क्विज भी लगाया होगा। आज का जो क्विज है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्विज। आज के क्विज में लगभग मुझे लगता है आपको 80-90 प्रश्न मिलेंगे, 80 to 90 क्वेश्चन। इसमें हमने एक प्रकार का रिवीजन क्विज बनाया है, जिसमें मैसूर के प्रश्न भी डाल दिए हैं, जिसमें बंगाल के प्रश्न भी डाल दिए हैं, जिसमें सिख गुरुओं के भी प्रश्न डाल दिए हैं, आंग्ल सिख युद्ध के प्रश्न डाल दिए हैं। इन सारे प्रश्नों का एक प्रकार से ना मिलान दिया है। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो पुराने लेक्चर आपने अटेंड किए हैं उन्हें कितने बढ़िया तरीके से आप रिटेन कर पा रहे हो, कितने अच्छे तरीके से आप कर पा रहे हो। प्यारे दोस्तों, तो जो भी हमारे पेड बैच में विद्यार्थी हैं, बहुत ध्यान से इन क्विज़ेस को लगाइएगा। बहुत अच्छे से ये क्विज लगाना, बड़ी इंपॉर्टेंट है आज का टेस्ट।
उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा और एक आपको भी जानकारी मिलेगी कि अच्छा जो हमने अब तक पढ़ा है उसकी कितनी अच्छी तैयारी आप कर पाए। ठीक, चले तो आगे बढ़ते हैं और बंदा बहादुर जी के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, थोड़ा देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद इन्होंने सिख नेतृत्व किया। इनका मूल नाम लक्ष्मण देव या माधव दास बैरागी था। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी से मुलाकात हुई थी। इन्होंने लोहरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, फतेहगढ़ साहब। सिख राज्य की स्थापना, कत्लगढ़ी में मुगलों को हराया। गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के चलाए। 1716 में गुरदासपुर के युद्ध में फरूख शियर के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर जी, द ग्रेट बंदा बहादुर जी, तो इनके बारे में भी कल हमने पढ़ लिया था। इतनी बातों की चर्चा हमने कल की क्लास में कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं, नए टॉपिक पर आते हैं, नई चीजों की शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्त। तो एक चीज ना रह गई थी जो हम कल नहीं पढ़ पाए थे, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। एक सेकेंड दी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हमने यह भी डिस्कस किया था कि सिख धर्म के ये उप संप्रदाय हैं, उदासी, निर्मला, निहंग, नामधारी, निरंकारी और संत निरंकारी मिशन। एक बिंदु कल की कक्षा में रह गया था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कल की क्लास में रह गया था और वो बिंदु ये था प्यारे दोस्तों कि सिख धर्म में 5 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जिन्हें तख्त साहिब के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। सिख धर्म में 5 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जिन्हें तख्त साहिब के नाम से जाना जाता है। अब वो 5 तख्त साहिब कौन से हैं? सबसे पहले हैं अकाल तख्त साहिब। ये कहाँ पर है? अमृतसर में। फिर श्री केशगढ़ साहिब, ये आनंदपुर में है। और आनंदपुर आपको याद होगा प्यारे दोस्तों कि आनंदपुर साहिब वही जगह है जहां पर 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। फिर तख्त श्री पटना साहिब। अब पटना साहिब क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तख्त श्री दमदमा साहिब क्यों महत्वपूर्ण है? याद कीजिए, इस दमदमा साहिब को गुरुओं की काशी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर प्यारे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा आखिरी बार गुरु ग्रंथ साहब में संशोधन या संकलन किया गया था। फिर तख्त श्री हजूर साहिब, ये नांदेड़ महाराष्ट्र में है। वह स्थान जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी का देहांत हुआ था। तो याद रखिएगा, अकाल साहिब तख्त अमृतसर, केशगढ़ साहिब तख्त आनंदपुर, पटना साहिब पटना में ही, और दमदमा साहिब पंजाब, और हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैच द कॉलम के रूप में ये चीजें पूछ ली जाती हैं, कई बार जोड़ी मिलान के रूप में ये चीजें पूछ ली जाती हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे, यहां से भी प्रश्न। चलिए, तो अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं और सिख साम्राज्य की स्थापना को डिस्कस करते हैं। इतने बड़े क्षेत्र में महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य फैला हुआ है। महाराजा रणजीत सिंह विश्व के ऑल टाइम 100 ग्रेट रूलर्स में आते हैं। महाराजा रणजीत सिंह दुनिया के ऑल टाइम 100 सबसे प्रसिद्ध शासकों की सूची में आते हैं। टाइम्स की मैगजीन में उन्हें इस तरह का दर्जा दिया है। पर पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर सिख साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, कैसे महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की गई। चलिए दोस्तों, तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने बड़े सिख साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई, ये स्थापना कैसे हुई। बहुत अच्छे से मुझे सुनना 5 मिनट और फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, इस पूरे के पूरे साम्राज्य की कहानी शुरू होती है गुरु अर्जुन देव के समय। आप जानते हैं कि गुरु अर्जुन देव का जहांगीर के साथ विवाद हुआ और जहांगीर ने बहुत कठोर यातनाएं उनको दी, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यहीं से सिख और मुगलों के बीच में राइवलरी की शुरुआत होती है, सिख और मुगलों के बीच में संघर्ष की शुरुआत होती है। इसके बाद जब गुरु हरगोविंद जी आए तो उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और उन्होंने कहा कि अब हमें आध्यात्म के साथ साथ एक सैन्य संगठन भी बनाना हो। इसके बाद के गुरुओं ने भी ये परंपरा जारी रही। विशेष तौर पर गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह के समय तक आते आते सिख एक राज्य का रूप ले चुका था। सिख एक धीरे धीरे स्टेट बनने लगा।
जब गुरु गोविंद सिंह जी के बाद बंदा बहादुर जी को कमान मिली तो बंदा बहादुर ने सिख साम्राज्य की सीमाओं को और विस्तार दिया और एक प्रशासनिक ढांचा बनाने की कोशिश की, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश। पर इसी बीच में एक घटना होती है और घटना ये होती है कि 1716 में बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है। याद होगा आप लोगों को, 1716 में जो बंदा बहादुर हैं इनकी मृत्यु हो जाती। अब इनकी मृत्यु के बाद भारत में दो बड़ी घटनाएं होती। एक, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण। ईरान से आया था नादिर शाह, तो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, नादिर शाह का इन्वेजन होता है। और इसके बाद एक और घटना होती है कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है और इसी बीच में अहमद शाह अब्दाली का भी भारत पर आक्रमण होता है। अब ये बात ना आप खुद इस मैप से समझ जाइए कि सिख साम्राज्य बिल्कुल भारत के उत्तर पश्चिम सीमाओं पर बना था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस पे बना था। तो जब वो अटैक हुए, जब ये सारे आक्रमण हुए, तो इसका सीधा प्रभाव हमें यहाँ देखने के लिए मिला, इसका सीधा इन्फ्लुएंस हमें इन क्षेत्रों में देखने के लिए मिला। सीधे तौर पर हमें इसका प्रभाव यहाँ देखने मिला, डायरेक्टली इन चीजों का इन्फ्लुएंस हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। अब जब इन चीजों का प्रभाव हमें यहाँ दिखाई दिया, जब इन बातों का प्रभाव हमें दिखाई दिया, तो इस वजह से सिख साम्राज्य जो है वो कमजोर हो गया, जो सिख एम्पायर है वो कमजोर हो गया। और इसी समय आप देखोगे कि पूरा का पूरा साम्राज्य 12 भागों में बट गया और इन 12 भागों को 12 मिसल कहा जाता है। मिसल मतलब राज्य के हिस्से या अलग अलग हिस्से मान लीजिए। तो पूरा का पूरा सिख साम्राज्य 12 भागों में बट गया और इन 12 भागों को 12 मिसल कहा जाता था। जैसे एक इसमें आलू वालिया मिसल थी, ठीक है। इसी तरीके से एक इसमें सुकर चकिया मिसल थी जो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। बहुत सारी मिसल थी, आलू वालिया मिसल थी, निशान वाला मिसल, फुलकिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, सुकर चकिया मिसल आज भी आपको देखने मिलेंगी। जैसे आज भी आलू वालिया देखने मिलते हैं, ठीक है। आज के समय भी आप देखेंगे तो आपको फुलकिया, निशान वाला, ये सारे सरनेम आपको देखने के लिए मिलते। तो एक मिसल इसमें थी सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल में ही जन्म हुआ था महाराजा रणजीत सिंह का। सुकर चकिया मिसल में ही जन्म हुआ था महाराजा रणजीत। और प्यारे दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह ने सभी 12 मिसलों को सभी 12 मिसलों को संगठित किया और इन्होंने संगठित करके सिख साम्राज्य की स्थापना की, संगठित करके सिख एम्पायर इन्होंने बनाया। तो महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, एक्चुअल फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर कहा जाता है। 1799 में, 1799 में इन्हें लाहौर की प्राप्ति हुई और लाहौर को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया। और 1801 में इनका विधिवत रूप से राज्य अभिषेक हुआ, प्रॉपर इनका कोरोनेशन हुआ प्यारे दोस्तों। और दुनिया के 100 महानतम शासकों में इनका नाम शामिल है। उस समय जब अंग्रेज अपने पीक पर पहुंच रहे हैं, इन्होंने भारत में इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की और जब तक ये रहे 1839 तक, जब तक ये रहे, अंग्रेजों की कभी भी हिम्मत नहीं हुई, ब्रिटिशर्स की कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि ये पंजाब की ओर आंख उठा करके भी देख। तो दुनिया के महानतम शासकों में शामिल है, अनडाउटेडली भारत के तो महानतम शासक हैं ही हैं। तो ये अब हम महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद यही है कि आपको ये समझ में आया होगा कि सिख साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, सिख एम्पायर एस्टेब्लिश कैसे हुआ। यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है और वो सवाल यही है कि महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था। तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म सुकर चकिया मिसल में हुआ था। 12 मिसलें थी, 12 मिसलों में से एक सुकर चकिया मिसल थी, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो 1799 में इन्होंने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया था। 1801 में इनका विधिवत रूप से राज्य अभिषेक किया। ये प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हें शेर ए पंजाब कहा जाता है, पंजाब का शेर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चले तो जान पाए अब हमें क्या क्या पढ़ना है महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कुछ बातों का अध्ययन करेंगे।
हम महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, शेर ए पंजाब लिखा भी हुआ है। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय की चर्चा करेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सामान्य परिचय पढ़ने के बाद हम बात करेंगे विजय अभियान, कैसे इन्होंने विस्तार किया। ये भी ना अपने आप में एक बहुत गौरवान्वित करने वाली कहानी है कि कैसे उन्होंने इतने बड़े क्षेत्रों पर अपना विस्तार किया, कैसे उन्होंने इतने बड़े एरिया में अपना एक्सपेंशन किया। फिर हम चर्चा करेंगे अमृतसर की संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है प्यारे दोस्तों। ये वही संधि है जिस संधि के द्वारा अंग्रेज और सिख साम्राज्य की सीमा सतलज नदी को मान लिया गया। और यही प्रश्न पूछा जाता है कि किस संधि के द्वारा ब्रिटिश और सिखों के बीच में सतलज नदी को सीमा मान लिया गया, सतलज रिवर को बाउंड्री मान लिया गया। ठीक। फिर हम शासन व्यवस्था की बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और आखिरी में हम अंग्रेजों के साथ उनके कैसे संबंध थे, इसके बारे में भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कोहिनूर हीरा इनको कैसे प्राप्त होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये हमारे टॉपिक होंगे प्यारे दोस्तों, ये हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले सामान्य परिचय से शुरू करते हैं। तो इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला, वर्तमान पाकिस्तान में ये जगह है। इनके पिता का नाम महासेन था, जो सुकर चुकिया मिसल के प्रमुख थे। ठीक है। इनकी माता का नाम राजकौर था। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर अदालत ए आला, अदालत ए आला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि महाराजा रणजीत सिंह अपनी न्याय व्यवस्था के लिए बहुत प्रसिद्ध। महाराजा रणजीत सिंह अपने स्ट्रिक्ट जस्टिस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थे। तो इनका एक प्रकार का सर्वोच्च न्यायालय था, इनका एक प्रकार का सर्वोच्च न्यायालय था जिसका नाम था अदालत ए आला, जो इन्होंने लाहौर में बनाया था। राज्य अभिषेक 1801 में हुआ, अभी आपको बताया। धार्मिक राजधानी, रिलीजियस कैपिटल, इन्होंने अमृतसर को बनाया था। इनका देहांत 27 जून 1839 को लाहौर में ही हुआ था। पंजाब के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। रणजीत सिंह के द्वारा स्वर्ण मंदिर को सोने से मड़वाया गया था। जो गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल को सोने से मड़वाने का काम महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था। अब इन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। अमृतसर, मुल्तान, पेशावर, कश्मीर, अटक, इन सभी क्षेत्रों में आप देख भी सकते हैं मानचित्र में कि इन सभी क्षेत्रों में महाराजा रणजीत सिंह का प्रशासन था। कश्मीर, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, इन पूरे के पूरे क्षेत्रों में उनका साम्राज्य फैला हुआ था। इस पूरी की पूरी टेरिटरी में उनका एम्पायर फैला हुआ था, उनका एम्पायर एक्सपैंड था। ठीक है। ठीक है। तो इतने क्षेत्रों में उनका साम्राज्य विस्तार था। मैं दोबारा से कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि कैसे हुआ, बस एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है यहां से, और यहीं से कोहिनूर हीरे की कहानी शुरू होती। 1798-99 में अफगानिस्तान के एक शासक थे जमान शाह। तो जमान शाह की 12 तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि उन 12 तोपों को चिनाब नदी से निकलवा दिया, और निकलवा करके अफगान के शासक जमान शाह के पास भेज दिया। इससे अफगानिस्तान का शासक जमान शाह बहुत खुश हुआ, और उन्होंने राजा की उपाधि प्रदान की, और लाहौर भी इनको मिल गया। 1805 में इन्होंने अमृतसर पर अधिकार कर लिया। अमृतसर उस समय भंगी मिसल के अंतर्गत आता था। हमने डिस्कस किया था कि 12 मिसलें थी, तो भंगी मिसल के अंतर्गत अमृतसर आता था। तो इन्होंने अमृतसर पर अधिकार कर लिया। 1809 में अंग्रेजों के साथ 1809 में अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि हुई थी। अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व इसमें चार्ल्स मैटकार्प कर रहे थे, और सतलज नदी को सीमा बनाया। साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो, ब्रिटिशर्स इस बात से बहुत ज्यादा डरने लगे थे कि ऐसा ना हो कि महाराजा रणजीत सिंह जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, महाराजा रणजीत सिंह जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं वो भारत के आंतरिक भागों में आ जाए। दूसरा, इसी समय आप देखेंगे कि अफगानिस्तान को लेकर के भी टेंशन का माहौल है, वहां नेपोलियन को लेकर के भी टेंशन का माहौल है। और ये दो डर है, एक डर उन्हें नेपोलियन का भी था, एक डर उन्हें रशिया का भी था।
दो लोगों का डर उन्हें बहुत सता रहा था। एक तरफ उन्हें डर था कि जिस तरह फ्रांस में नेपोलियन विस्तार कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस रास्ते से भारत पहुंच जाए। फिर आगे जाकर के रशिया का जो ग्रेट गेम शुरू होगा, उसको लेकर भी दिक्कत थी। तो वो चाहते थे कि महाराजा रणजीत सिंह यहां विस्तार ना करें, लेकिन उनका राज्य भी बहुत अच्छे तरीके से बना रहे। वो इसे भी बफर स्टेट के रूप में देखने लगे थे। तो इन्होंने क्या किया, एक संधि की गई अंग्रेजों के बीच में और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। ये डेट के साथ पूछी जाती है और इस संधि का नाम था अमृतसर की संधि, अर्थात ट्रीटी ऑफ अमृतसर। दोस्तों 25 अप्रैल 1809, डेट याद रख लेना, 25 अप्रैल 1809, 25 अप्रैल 1809, 25 अप्रैल 1809 को अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि की गई। ट्रीटी ऑफ अमृतसर पर साइन किया। अमृतसर की संधि अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ ने साइन की थी और पंजाब की तरफ से महाराजा रणजीत सिंह। इसमें यह बात निर्णय ली गई कि सतलज नदी जो है, सतलज नदी को सिख साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच की सीमा मान लिया। सिख साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच की सीमा मान ली और ये एक दूसरे के विरोधियों को शरण नहीं देंगे, एक दूसरे के एनिमीज को कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने एक शांति समझौता कर लिया क्योंकि वो लड़ने की स्थिति में थे ही नहीं। और महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत ईमानदारी पूर्वक इस संधि का पालन किया, कभी भी अंग्रेजों के शत्रुओं की मदद नहीं की। यहां तक जब सिंध को ये जीतने वाले थे, सिंध पूरा कब्जा करने वाले थे, तब अंग्रेजों के निवेदन पर इन्होंने सिंध को भी छोड़। अफगानिस्तान वाले युद्ध में भी इन्होंने त्रिकोण संधि कर ली अंग्रेजों के बोलने। तो ये डर मत समझना महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह शांति की नीति चाहते थे, वो अपना शासन बेहतर करना चाहते थे। ये कोई डर की नीति नहीं, ठीक है, यथार्थवाद की नीति। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस संधि के तहत सिख साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच में सतलज नदी को सीमा बनाया गया। अमृतसर की 25 अप्रैल 1809, याद रखिएगा। फिर अफगानिस्तान में क्राइसिस शुरू हो जाता है और अफगानिस्तान का शासक शाह सुजा शरण मांगने के लिए आता है महाराजा रणजीत सिंह के पास। और इसी समय अफगानिस्तान के शासक शाह सुजा ने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया। ये आखिरी बार है कि जब भारत में कोहिनूर हीरा रहेगा, क्योंकि इसके बाद जब पंजाब का विलय किया जाएगा तो कोहिनूर का हीरा अंग्रेज ले लेंगे। इसे ले जाकर के वो महारानी को दे देंगे। महारानी उसको तराशेंगी। उसका पहले वजन कुछ 189 ग्रेन के आसपास था, फिर 106 कैरेट कर दिया जाएगा। इस तरीके से वजन भी कम हो जाएगा, लेकिन वो तराश करके बहुत खूबसूरत बना लिया जाएगा और महारानी के ताज में उसे लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो आखिरी बार होगा जब भारत में कोहिनूर हीरा रहेगा। तो अफगानिस्तान के शासक शाह सुजा ने इन्हें कोहिनूर हीरा दिया था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह को किसने कोहिनूर हीरा दिया? शाह सुजा ने कोहिनूर हीरा दिया। और इन्हीं के समय 1838 में पहला अफगान युद्ध होता है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो दोबारा हम ये रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में इतना बड़ा विस्तार हमें देखने मिलेगा। कश्मीर वाला इलाका देख लीजिए ध्यान से, लेह में भी आपको उनका क्षेत्र देखने मिलेगा। यहाँ पेशावर, अटक, रावलपिंडी, ये कुछ इलाके, यहाँ पिंड दानम खान का इलाका, डेरा इस्माइल खान, ये पूरे मुल्तान वाला इलाका, ये सतलज नदी को सीमा बनाया गया। ये लुधियाना है जहां अंग्रेजों की सेना रहती थी। आनंदपुर, जलंधर, अमृतसर, लाहौर, इन सभी क्षेत्रों में महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया था, इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने बनाया था। 1 मिनट के लिए इस मैप को देख लो, क्योंकि कई बार उनके विस्तार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उन्होंने किन किन क्षेत्रों पर विस्तार किया था। 1 मिनट के लिए मैप को देख लीजिए। ठीक है जी, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, बड़ी महत्वपूर्ण है और यहां से भी प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम शासन व्यवस्था के बारे में, कुछ ही तथ्य हैं, ज्यादा नहीं है, यहां से सवाल नहीं आते हैं, तो बहुत ज्यादा चीजें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बहुत ही उदार शासक थे, बेनेवोलेंट रूलर थे। इन्हें सरकार एक खालसा कहा जाता था।
इनके वजीर ध्यान सिंह थे, वित्त मंत्री दीनानाथ और बाद में भगवान दास, विदेश मंत्रालय फकीर अजीमुद्दीन के हाथ में था। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इन्होंने अपनी सैन्य क्षमताओं पर शुरू से ध्यान दिया। ये जानते थे कि एक अच्छा शासन करने के लिए एक अच्छी सेना का होना बहुत जरूरी। यही कारण था प्यारे दोस्तों कि यूरोपीय पद्धति पर इन्होंने सेना का गठन किया। इनकी पूरी सेना यूरोपीय पद्धति पर ही थी। और आपको पता है आगे जाकर के जब हम सिख साम्राज्य का पतन पढ़ेंगे कि सिख साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, तो सेना में अनुशासनहीनता की वजह। एक पंचायती व्यवस्था लाई जाएगी सेना में, जिसमें अधिकारियों के जो उच्च अधिकारी हैं उनके राइट्स को बहुत कम कर दिया जाए, सैनिकों को बहुत सारे अधिकार दे दिए जाएंगे, जिससे अनुशासनहीनता आ जाए। और उसी की वजह से आप देखेंगे कि सिख सेना कमजोर हो जाए। आर्मी में सबसे आप लोगों को लगता होगा ना कि क्यों इतना कठोर अनुशासन होता है। आर्मी में अनुशासन उसकी जान है। आप किसी भी आर्मी पर्सनल से बात करेंगे, वो कहेंगे कि हमारा डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी। तभी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन पाता है, तभी बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन पाती है। और महाराजा रणजीत सिंह ने यही किया। उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया था प्यारे दोस्तों, उन्होंने अपने सेना के गठन के लिए एक व्यक्ति को बनाया था जो फ्रांस का एक सेनापति था, जीन एलार्ड, और साथ में इटली के सेनापति बंतूरा को। इन दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। एक इतालवी या इटली का सेनापति बंतूरा और फ्रांस का जीन एलार्ड। फ्रांस के जीन एलार्ड को कौकाब ए इकबाल ए पंजाब की उपाधि दी थी। कौकब ए इकबाल ए पंजाब का टाइटल दिया था। और इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा सेना को संगठित करने। एक सेना थी फौज ए खास जो नियमित सेना थी, रेगुलर, और एक होती थी फौज ए बेकियाबाद, ये अनियमित सेना होती थी। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। याद ये रखना कि वो कौन से यूरोपीय थे जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की सेना को प्रशिक्षित किया था। तो दो लोगों का नाम आता है, फ्रांस के जीन एलार्ड का और इटली के सेनापति बंतूरा। इन दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान। ठीक है, एक और बात याद रखें, इंपॉर्टेंट है, कि उन्होंने संपूर्ण राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था। पूरे के पूरे सिख साम्राज्य को 4 राज्यों में बांटा था, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। सूबा को प्रांत को सूबा कहा जाता था और इसके प्रमुख को नाजिम कहा जाता था। इसके नीचे परगना आता था, फिर नीचे तालुका आता था और सबसे नीचे गांव आते थे। अगेन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं कि महत्वपूर्ण क्या है, बस वो बातें ध्यान रखना। जैसे कौन से सैनिक थे, क्या थे, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने राजस्व हेतु रेवेन्यू के लिए कनकूत व्यवस्था को अपनाया था। कनकूत व्यवस्था में होता यह था कि फसल की एक अनुमानित उपज के आधार पर भू राजस्व तय किया जाता था और यह 33 से 40% होता था। इन्होंने भू राजस्व के लिए, लैंड रेवेन्यू के लिए कनकूत सिस्टम को अपनाया था। और कनकूत व्यवस्था में प्यारे दोस्तों एक अनुमान लगाया जाता था उपज का, कि इतना अनुमान है, इतनी उपज हमें मिल सकती है, और फिर उस आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया। तो इसी को कनकूत व्यवस्था कहा जाता। चले एक बार पहले मैं यहां तक सारे प्रश्नों को रिकॉल करा देता हूं कि सर यहां से कौन कौन से सवाल बन सकते। पहला सवाल, सिख साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो सिख साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह को कहा जाता है। दूसरा, महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो महाराजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। तीसरा, महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर की प्राप्ति कब हुई? तो महाराजा रणजीत सिंह को 1799 में लाहौर मिला और वहीं पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, वहीं पर उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। 1801 में इनका राज्य अभिषेक हुआ। अमृतसर को इन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी बनाया था, अमृतसर को रिलीजियस कैपिटल बनाया। अत्यधिक साम्राज्य विस्तार किया, कश्मीर में, अटक में, पेशावर में, मुल्तान में, लाहौर में, अमृतसर में, इन सभी क्षेत्रों में इनका विस्तार था। अंग्रेजों ने 25 अप्रैल 1809 को
इनके साथ अमृतसर की संधि की और उस संधि के द्वारा सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया। अफगानिस्तान के शासक शाह सुजा ने इन्हें कोहिनूर हीरा दिया जब वो इनसे शरण मांगने के लिए आया था। इनके समय 1838 में पहले अफगान युद्ध की शुरुआत हुई थी। फर्स्ट अफगान बैटल शुरू हुआ था। 1839 में इनकी मृत्यु हो गई। लाहौर में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर हमने शासन के बारे में पढ़ा। बहुत ही उदार शासक थे, बहुत ही बेनवोलेंट रूलर थे। 4 इनके समय पर मुख्य प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट प्रोविंस इनके समय हुआ करते थे प्यारे दोस्त। हमने ये भी जाना कि इन्होंने भू राजस्व के लिए कनकूत व्यवस्था को अपनाया था, जिसमें फसल का अनुमान लगाने के बाद भू राजस्व तय किया जाता। लैंड रेवेन्यू के लिए कनकूत सिस्टम इन्होंने अपनाया था, जिसमें एक बेसिक अनुमान लगाया जाता था कि इतना एस्टिमेशन है, उसके आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। उसके अलावा सैन्य प्रशासन बहुत अच्छा था। यूरोपीय पद्धति पर सेना का गठन किया, यूरोपियन स्टाइल में आर्मी बनाई। 2 लोग, बंतूरा जो कि इटली से आया था और जीन एलार्ड जो कि फ्रांस का था, इन 2 लोगों ने बहुत मदद की। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में संबंध अच्छे रहे, सिर्फ महाराजा रणजीत सिंह के तरफ से। महाराजा रणजीत सिंह ने कभी भी धोखेबाजी नहीं की, इस तरह के शासक नहीं थे। जबकि अंग्रेज उनके पीछे हमेशा ये चाल चलते रहे कि जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह जाएंगे, हम पूरे के पूरे पंजाब पर अधिकार कर लेंगे, और ऐसा हुआ भी। महाराजा रणजीत सिंह के बाद खड़क सिंह, खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह, उनके बाद शेर सिंह और अंततः दिलीप सिंह राजा बनते हैं। और दिलीप सिंह अंतिम राजा होते हैं, लास्ट रूलर होते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह के बाद अगला शासक कौन हुआ, तो महाराजा रणजीत सिंह के बाद अगले शासक खड़क सिंह हुए। महाराजा रणजीत सिंह के बाद अगले शासक खड़क सिंह हुए। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी सवाल बनता है प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए, तो अब हम महाराजा दलीप सिंह के बारे में बात करेंगे, फिर हम आंग्ल सिख युद्ध की बात करेंगे, और ये टॉपिक आइए देख लेते हैं महाराजा दलीप सिंह। तो महाराजा दलीप सिंह मात्र 5 वर्ष की आयु में शासक बनते हैं, और इनकी संरक्षिका इनकी माता महारानी जिंद कौर थी, और किला मुबारक में ही दिलीप सिंह जी का राज्य अभिषेक हुआ था। तो याद रखना, मात्र 5 वर्ष की अल्प आयु में ये शासक बनाए गए, तो ये खुद तो शासन नहीं चला सकते थे, तो इनकी संरक्षिका महारानी जिंद कौर। ठीक है, महारानी जिंद कौर या रानी जिंदा ये राज्य की संरक्षिका रही। अंग्रेज उनको पंजाब का मैसालीना कहा करते थे। महाराजा रणजीत सिंह की ये पत्नी महारानी जिंद कौर। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब महाराजा दलीप सिंह राजा बने, तो उस समय उनकी आयु क्या थी? मात्र 5 वर्ष थी। उनकी संरक्षिका का नाम क्या था? उनकी गार्जियन कौन थी? तो उनकी माता महारानी जिंद कौर। ये प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध महाराजा दिलीप सिंह के समय ही हुआ है। फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो सिख बैटल महाराजा दिलीप सिंह के समय ही हुआ। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जब फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो सिख बैटल हुआ, तो उस समय राजा कौन थे? दिलीप सिंह। उस समय राजा कौन थे? दिलीप सिंह। जब पंजाब का विलय किया गया, तो उस समय राजा कौन थे? तो उस समय भी दिलीप सिंह ही राजा हुआ करते थे। 1849 में जब पंजाब पर अधिकार कर लिया डलहौजी ने, तो 3 लोगों की एक परिषद बनाई, और इसका अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस को बनाया गया था। इसके बाद महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई। इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया, बाद में दोबारा सिख धर्म अपनाया, और कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने छीन लिया इनसे। कोहिनूर हीरा छीन लिया। फ्रांस में इनकी मृत्यु हुई, जबकि इंग्लैंड में इनका अंतिम संस्कार हुआ। तो यही बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही बुनियादी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे। ये अंतिम राजा कौन थे? दिलीप सिंह जी। पहला और दूसरा सिख युद्ध किसके समय हुआ? दिलीप सिंह के समय पर हुआ। कोहिनूर हीरा किसने अंग्रेजों को दिया? महाराजा दिलीप। दैट्स इट, ये सवाल आता। आइए आखिर में, अंत में हम आंग्ल सिख युद्ध की बात कर लेते हैं। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध, एक सेकेंड, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। जो पहला आंग्ल सिख युद्ध है या फर्स्ट एंग्लो सिख बैटल है, तो पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 और 46 में
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय पर लड़ा गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय पर लड़ा गया था प्यारे दोस्तों। और राजा कौन थे? तो महाराजा दिलीप सिंह। महाराजा कौन बन चुके थे? महाराजा दिलीप सिंह। ठीक है, महाराजा दिलीप सिंह। तो ये किसके समय पर लड़ा गया? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय। पहला प्रश्न बन गया कि पहले आंग्ल सिख युद्ध के समय, फर्स्ट एंग्लो सिख बैटल के समय पर वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अब इस युद्ध का कारण था, कारण पहले बता देता हूं, फिर खालसा सेना ने पंचायत प्रणाली अपनाई और 1845 में सेना ने सतलज नदी को पार किया। देखो मैं आपको कारण बताता हूं क्या था। दो कारण थे। पहला कारण यह था कि अंग्रेज चाहते थे कि लड़ाई हो, क्योंकि अंग्रेज अब बिल्कुल तैयार थे सिख साम्राज्य का विलय करने के लिए। रूस का खतरा टल चुका था, नेपोलियन का खतरा भी टल चुका था। अब उन्हें एक बफर स्टेट के रूप में सिख साम्राज्य की जरूरत नहीं थी। सवाल यह था कि कैसे उकसाया जाए, क्योंकि दोनों के बीच में अमृतसर की संधि है, दोनों के बीच में अमृतसर की ट्रीटी है, तो उकसाएं तो कैसे उकसाएं। तो इन्होंने जानबूझ करके सिख सैनिकों को उकसाया कि वो सतलज नदी को पार करके लुधियाना पर आक्रमण कर दें। जानबूझ के उकसाया कि वो सतलज नदी को पार करके लुधियाना पर आक्रमण कर दें, और यही सेना ने जैसे ही लुधियाना पे आक्रमण किया, अंग्रेजों को बहाना मिल गया कि तुमने अमृतसर की संधि तोड़ी है, और अंग्रेजों ने पूरी तैयारी उनकी हो चुकी थी, पूरी तरीके से युद्ध। और इस युद्ध में सिख साम्राज्य की हार होती है और अंग्रेजों का लगभग पूरा ही नियंत्रण पंजाब पर हो जाता है। बाकी जो कसर रह गई थी वो दूसरे युद्ध में पूरी हो जाती। अब कौन कौन सी लड़ाइयां हुई? तो 18 दिसंबर 1845 को मुदकी की लड़ाई हुई। फिर 21-22 दिसंबर 1845 को फिरोज शाह की लड़ाई हुई। और 10 फरवरी 1846 को सबराव की लड़ाई हुई। ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सी लड़ाई किस युद्ध से संबंधित थी। तो मुदकी, फिरोज शाह और सबराव, ये तीनों लड़ाइयां पहले आंग्ल सिख युद्ध से जुड़ी हुई हैं। इसमें सिखों की पराजय हुई। तो लाहौर की संधि, ट्रीटी ऑफ लाहौर 9 मार्च 1846 को की गई। और 16 मार्च 1846 को फिर अमृतसर की संधि भी की गई, जिसमें गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपए में कश्मीर का पूरा इलाका बेच दिया गया। गुलाब सिंह के ही अधिकारी उत्तराधिकारी होंगे हरि सिंह आगे जाकर के। फिर भैरोवाल की संधि हुई, जो कि 22 दिसंबर 1846 को हुई, और हेनरी लॉरेंस को रेजिडेंट नियुक्त किया गया। क्या ये सारी चीजें जरूरी हैं? सिर्फ जरूरत होती है संधियों कि पहला आंग्ल सिख युद्ध होने के बाद 3 संधियां हुई। एक होती है लाहौर की संधि, फिर अमृतसर की संधि, और तीसरी भैरोवाल की संधि। यही बस याद रखना, यही इंपॉर्टेंट कि पहला आंग्ल सिख युद्ध जब समाप्त हुआ तो कौन सी संधियां हुई? लाहौर, अमृतसर और भैरोवाल। लाहौर, अमृतसर और भैरोवाल की संधि। अमृतसर की संधि के तहत गुलाब सिंह को कश्मीर वाला क्षेत्र अंग्रेजों ने दे दिया था, क्योंकि गुलाब सिंह ने गद्दारी करके अंग्रेजों का साथ दिया। अब सवाल यह है कि सर आखिर सिख इस लड़ाई में कैसे हार गए, जबकि उनकी इतनी सशक्त सेना थी, उनकी इतनी पावरफुल आर्मी। तो उनकी पराजय का कारण था उनकी सेना में अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन, क्योंकि उन्होंने सेना में पंचायत प्रणाली को अपनाया और सभी सैनिकों को अधिकार दे दिए बहुत सारे, और उन्होंने अधिकारों का दुरुपयोग किया और सेना में अनुशासनहीनता आ गई। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पंजाब इनके कब्जे में आ गया था। हेनरी लॉरेंस को इन्होंने रेजिडेंट भी बना दिया, लेकिन अभी भी विलय नहीं किया। अब विलय के लिए इन्हें दूसरे युद्ध की जरूरत। तो 1848 और 49 में लॉर्ड डलहौजी जब भारत का वायसराय बना, तो इसके समय द्वितीय भारत का गवर्नर जनरल बना, तो इसके समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। कारण क्या था? कारण यह था कि मुल्तान के दीवान मूलराज ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी। मुल्तान एक प्रांत था, तो मुल्तान के दीवान मूलराज ने क्या किया था? ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई होती है, सेकंड एंग्लो सिख वॉर में एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई होती है, चिलियावाला का युद्ध, बैटल ऑफ चिलियावाला। ये 13 जनवरी 1849 को हुआ, जिसमें ह्यू गफ और पंजाब की तरफ से शेर
सकते हैं अटारी वाला लड़ रहे थे। और एक होता है गुजरात या तोपों का युद्ध, ये 21 फरवरी 1849 को हुआ चेनाब में। ये चेनाब के निकट जो ऊपर एक गुजरात वाला क्षेत्र, दूसरा वाला गुजरात है, ये वो नहीं है, उस वाले गुजरात में ये लड़ाई हुई प्यारे दोस्तों, तोपों का युद्ध। और इस युद्ध के बाद अंततः सिखों की पराजय हुई। और फिर प्यारे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने विलय कर लिया। विलय करने के लिए चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब का विलय किया गया और 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसका अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस को बनाया गया। एक बार ध्यान से ये देखिए, फिर मैं रिवीजन कराता हूं। ठीक है, एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सर ये जो 3 लोगों की समिति बनाई गई थी, ये जो 3 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, उसमें कौन कौन शामिल थे? तो उसमें हेनरी लॉरेंस जो कि अध्यक्ष था, उसमें जॉन लॉरेंस इसका भाई था, और चार्ल्स मेल्सल, ये 3 लोग इसमें, ठीक है, ये 3 लोग इसमें शामिल थे। चार्ल्स मेंसेल, ये 3 लोग शामिल, इन 3 लोगों ने कमिटी बनाई। ठीक है, तो अब देखो प्रश्न क्या क्या बनते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, जरा इनको समझने का प्रयास कीजिए। तो प्रश्न यहां पर जनरली युद्धों से बनते हैं कि कौन से युद्ध में कौन सी संधि हुई और कौन से युद्ध में कौन कौन सी लड़ाइयां हुई। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट वॉर या प्रथम युद्ध, तो प्रथम युद्ध में कारण क्या था? रीजन याद रखना, रीजन था अमृतसर की संधि का उल्लंघन। पंजाब की सेना सतलज नदी को पार कर गई थी और इसकी वजह से पहला युद्ध। उसके समय गवर्नर जनरल कौन था? हार्डिंग। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस लड़ाई को जीत गई। पहले युद्ध की प्रमुख लड़ाइयां कौन सी थी? तो मुदकी की लड़ाई थी, मुदकी की लड़ाई। फिर इसमें एक फिरोजाबाद की लड़ाई थी, फिरोजाबाद या फिरोजपुर की लड़ाई, और एक इसमें सोबराव की लड़ाई। ये प्रमुख लड़ाई। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछेगा कि कौन कौन सी संधियां हुई, कौन कौन सी ट्रीटी हुई। तो प्यारे दोस्तों 3 संधियां हुई। एक लाहौर की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर। फिर अमृतसर की संधि हुई थी, ये गुलाब सिंह को 1 करोड़ में कश्मीर दे दिया गया। लाहौर की संधि, अमृतसर की संधि और भैरोवाल की संधि, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। यहीं से प्रश्न बनते हैं, यहीं से एट द एंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। फिर जब दूसरा युद्ध हुआ, सेकंड बैटल हुआ, दूसरा युद्ध जब हुआ, तो दूसरे युद्ध के समय डलहौजी आ चुका है भारत। लॉर्ड डलहौजी ये गवर्नर जनरल है। ठीक है, डलहौजी और चार्ल्स नेपियर का भी बहुत बड़ा योगदान था, चार्ल्स नेपियर का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो ये दूसरा युद्ध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मुल्तान के दीवान ने, जो मुल्तान का दीवान थे मूलराज, इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की हत्या कर दी थी। इसमें 2 प्रमुख लड़ाइयां होती हैं। एक चिलियावाला का युद्ध, बैटल ऑफ चिलियावाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चिलियावाला के बाद तोपों या गुजरात का युद्ध, जो कि चेनाब नदी के किनारे लड़ा गया। इसके बाद पंजाब का विलय कर लिया गया और 3 लोगों की कमेटी बनाई गई। इसमें हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, सदस्य थे जॉन लॉरेंस और चार्ल्स मेल्सन। ये 3 लोग इस समिति में। तो इतनी बातें प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है। इस तरीके से पंजाब का भी विलय कर लिया गया, इस तरीके से भी पंजाब को मर्ज कर लिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब सिर्फ एक राज्य और बचा है, बाकी सारे स्टेट हमने पढ़ लिए हैं। सिर्फ एक ही राज्य अब बचा हुआ है प्यारे दोस्तों, और उस राज्य का नाम है मराठा। तो अगली 2 कक्षाओं में हम मराठा को भी कंप्लीट कर लेंगे और ये टॉपिक विस्तार वाला खत्म हो जाएगा। बड़ा टॉपिक है, समय लगता है टॉपिक को कंप्लीट करने में, और जैसा हमने कहा था कि हम मिडाइवल में ये टॉपिक नहीं पढ़े थे, यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि कंप्लीट अच्छे से हो जाता है। तो 2 कक्षाओं में हम मराठा का भी अध्ययन कर लेंगे और ये जो विस्तार का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये कंप्लीट हो जाए। फिर हम ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों की चर्चा करेंगे, जिसमें अलग अलग उनकी प्रथाएं। हम थोड़ा सा प्रशासनिक नीतियों की बात कर लेंगे कि सिविल सेवा का विकास, डाक का विकास,
एक-एक छोटे-छोटे पॉइंट होते हैं, बहुत बड़े पॉइंट नहीं है इसमें। ये सब चर्चा करने के बाद हम किसान विद्रोह, जनजाति विद्रोह, 1857 की क्रांति, इन सब के बारे में बात करें। परेशान मत होना, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। मैं बार-बार आपसे यही कह रहा हूँ, एक बार पढ़ लो यार, बार-बार एक टॉपिक को पढ़ने का कोई सेंस नहीं होता है। बार-बार इतिहास पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे, वहाँ पढ़ोगे, इससे बेहतर है कि एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो ताकि सारे टॉपिक कंप्लीट हो। हमने पेशेंस मैंने तो कम से कम अपना पेशेंस नहीं खोया है। बहुत सारी बातें आपने कही, मैं पढ़ते रहता हूँ कई बार, ठीक है कि सर लेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर मैं अपने मार्ग में लगा रहा क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात क्लियर है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, एक बार पढ़ोगे लेकिन पूरा पढ़ लोगे, आगे आपको कभी दोबारा पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। क्विज़ेस बहुत सारी दे रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स दे रहा हूँ ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो अब आपके हाथ में है, धैर्यपूर्वक चीज़ों को पढ़ लो, एक बार में ख़त्म करो और आगे बढ़ो। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। जय हिंद।